हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आपको हम यह दे दें कि आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारी लाइव क्लासेस मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक लगाई जाएंगी और यहाँ जो आपका क्लास लगाया जाएगा वह ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का क्लास लगाया जाएगा। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक मंडे टू फ्राइडे आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप हमें देख सकते हैं। अनअकैडमी पर हमारी फ्री क्लास के लिए आपको इस कोड का उपयोग करना पड़ेगा। इस कोड का उपयोग करके आप उस क्लास को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास का लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली क्लास तक पहुँच सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग ग्रुप डी स्पेशल के 10वें सेट को देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 9 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके सभी वीडियो को आप एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है और जो पहला क्वेश्चन है वह आपका एलसीएम टॉपिक से है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार देखा जाता है। बोला गया है 3 घंटियाँ 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटियाँ 5 बजे एक साथ बजी हो तो अब वे एक साथ कब बजेगी यह हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। कितने समय के बाद तीनों घंटी एक साथ बजेगा, कितने बजे बजेगा, कितने बजे एक साथ बजेगा और साथ में कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम दे देगा, जैसे 2 घंटे में इकट्ठा कितना बार बजेगा, 3 घंटे में इकट्ठा कितने बार बजेगा। तो इन 3 तरीके से यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तीनों ही टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले देखिए इसके बजने का अंतराल क्या है। पहला का 10 मिनट, दूसरा का 15 मिनट, तीसरा का 20 मिनट। तो आप इसका निकाल लीजिए एलसीएम। 10, 15 और 20 इसका क्या करोगे आप निकालोगे एलसीएम। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कितने समय के बाद तीनों घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। पहला के बजने का अंतराल है 10 मिनट, यानी कि अभी बजा देंगे तो 10 मिनट के बाद यह अपने आप बजेगा, फिर 10 मिनट के बाद बजेगा, फिर 10 मिनट के बाद बजेगा, यानी प्रत्येक 10-10 मिनट पर यह अपने आप बजेगा। दूसरा के बजने का अंतराल है 15 मिनट, यानी इसको अभी बजा देंगे तो 15 मिनट के बाद फिर से यह बजेगा, फिर 15 मिनट के बाद बजेगा। और तीसरा के बजने का अंतराल 20 मिनट है, यानी अभी बजाएंगे तो फिर प्रत्येक 20-20 मिनट पर यह जो है वह बजता रहेगा। तो हमें यह बताना है कि कितने समय के बाद तीनों इकट्ठा एक साथ बजेगा। सबके बजने का अंतराल अलग अलग है, तो कितने समय के बाद तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम। और 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। और चूंकि यह सब मिनट के रूप में है इसलिए यह भी किस फॉर्म में आएगा, मिनट के रूप में। तो 60 मिनट के बाद तीनों घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। जब भी हम इसको बजाएंगे, तीनों को एक साथ बजाएंगे, उसके 60 मिनट के बाद, अच्छा 60 मिनट को हम 1 आवर भी लिख सकते हैं, यानी इसके 1 घंटा के बाद तीनों पुनः एक साथ बज उठेगी। अब क्वेश्चन यह बोला है कि 5 बजे 5 PM में तीनों को एक साथ बजाए हैं तो पुनः एक साथ कब बजेगा। तो 5 बजे बजाया गया है, अब 1 घंटा बाद यानी कि 6 PM में तीनों घंटी पुनः एक साथ बज उठेगा। तो 2 तरीके का क्वेश्चन तो आप समझ गए कि कितने समय बाद, तो सिर्फ एलसीएम लेंगे वही आंसर। कितने बजे तो जो इनिशियल टाइमिंग होगा उसमें इस टाइम को जोड़ देंगे। और अगर बोला जाता कि 5 घंटे में इकट्ठा कितना बार बजेगी, तो 1 घंटा में 1 बार, तो 5 घंटा में 5/1 यानी कि 5 बार, और एक ऊपर से एक्स्ट्रा हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि 5 घंटा में कितना बार बजेगा 6 बार। एक बार जो स्टार्टिंग में बजाते हैं उसको भी ऐड कर देते हैं। अगर पूछता 10 घंटा में कितना बार, तो 1 घंटा में 1 बार, तो 10 घंटा में 10/1 यानी 10 बार, एक ऊपर से ऐड करेंगे 11 बार। तो इस 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने समय बाद, तो आंसर हो जाएगा 1 घंटा बाद। कितने बजे, तो जो टाइमिंग देगा जिस समय तीनों को बजाया गया उसमें इसको जोड़ देंगे 6 बजे। और 10 घंटा में या 30 घंटा में कितना बार, तो 30/1 30 बार, एक ऊपर से ऐड करेंगे यानी 31 बार। तो तीनों ही तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और तीनों का ही जवाब आप बड़े आराम से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है। एक त्रिभुज का परिमाप 28 मीटर है। यदि इसका लंबाई, देखो यह त्रिभुज नहीं है, यह आपका आयत है, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज नहीं है, क्या है आपका आयत है, ओके। अब एक आयत का परिमाप 28 मीटर है, क्लियर। चलिए परिमाप कितना है 28 मीटर। आयत का परिमाप कैसे निकालते हो, अगर हम बात करेंगे आयत का, तो आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। चारों ओर की लंबाई को ही तो परिमाप कहते हैं ना।
चारों ओर की लंबाई को ही परिमाप कहते हैं। तो अगर हम बात आयत का करेंगे तो 2 लंबाई होगा, उसमें 2 चौड़ाई होगा, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। हम इसको ऐसे भी कहते हैं, लंबाई चौड़ाई का 2 गुना परिमाप होता है, लंबाई चौड़ाई का 2 गुना परिमाप होता है। तो परिमाप 28। यदि लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना, देखो लंबाई को L से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं, तो लंबाई चौड़ाई का 5/2 गुना, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई में 5:2 का अनुपात है। क्लियर? लंबाई चौड़ाई का 2 गुना, यानी कि लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात है? 5:2 का अनुपात है। अब देखो लंबाई चौड़ाई में अनुपात मालूम है और परिमाप दे रखा है 28, तो परिमाप 28 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई तो 14 ही होगा। परिमाप 28 है, यानी कि 2 × L + B का वैल्यू 28 है ना, तो L + B का वैल्यू क्या होगा? 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 14 ही तो होगा। तो अगर परिमाप 28 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई 14 होगा। परिमाप अगर 20 है तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना होता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा? 14। यहाँ पे देखो लंबाई चौड़ाई मिला के कितना है? 7। 7 को हमें बनाना पड़ेगा 14, चूंकि लंबाई प्लस चौड़ाई का वैल्यू 14 है। कितना से गुना करेंगे? 2 से, तो 2 से गुना करिएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। लंबाई कितना आ गया? 10, चौड़ाई कितना? 4। परिमाप निकाल के देखिए, लंबाई प्लस चौड़ाई गुना 2, 10 4 14 दूना 28 आ जाएगा। हमें बताना है इसके लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें, तो लंबाई कितना हो जाएगा इसका? 10 और चौड़ाई क्या होगा? 4। विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात हम लोग त्रिभुज का नहीं करेंगे, किसका बात करेंगे? आयत का। यहाँ गलती से आपका त्रिभुज टाइप हो गया है, तो आयत का लंबाई 10 होगा और चौड़ाई 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला गया है कि 2 वर्ग m और n के विकर्ण में 2:1 का अनुपात है। देखो 2 वर्ग है, एक वर्ग का नाम है m और दूसरे वर्ग का नाम दिया है n। अब इसके विकर्ण में 2:1 का अनुपात। अच्छा, विकर्ण में जो अनुपात होता है ना, इसके विकर्ण में 2 वर्ग के विकर्ण का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वही अनुपात इसके भुजा का भी होगा। ठीक है, इसके भुजा का भी अनुपात क्या हो जाएगा आपका? 2:1 हो जाएगा। कैसे होगा अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो विकर्ण में 2:1 का अनुपात, तो भुजा में भी 2:1 का अनुपात। अब इसके क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना पड़ेगा, तो बस इसका स्क्वायर कर दीजिएगा भुजा का। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी इसके क्षेत्रफल में 4:1 का अनुपात। अगर भुजा मालूम हो जाए, भुजा का अनुपात पता लग जाए, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होगा तो हम स्क्वायर कर देंगे। और अगर क्षेत्रफल का अनुपात पता है, भुजा का अनुपात पूछे तो हम वर्गमूल कर देंगे। बाकी जो भुजा का अनुपात होगा वही विकर्ण का अनुपात होगा, वही परिमाप का अनुपात होगा। क्यों होगा ऐसा देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई 2 वर्ग है जिसके भुजा में 2:1 का अनुपात। ठीक है, 2 वर्ग है, इसके भुजा में 2:1 का अनुपात। अब इसके विकर्ण का अनुपात देखिए क्या होगा। विकर्ण निकालिए। विकर्ण क्या होता है? √2 गुना भुजा, यही तो होता है ना। तो पहला वर्ग का भुजा 2 है तो विकर्ण √2 गुना 2 होगा। दूसरा वर्ग का भुजा 1 है तो विकर्ण क्या होगा इसका? √2 गुना 1, यही तो होगा ना, क्योंकि वर्ग का भुजा होता है √2 गुना 1। अब √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो कटेगा ना। इस वजह से देखिए जो अनुपात भुजा का था वही अनुपात किसका आया? विकर्ण का। अब परिमाप का भी अनुपात निकाल के देखो। परिमाप का देखिए, भुजा कितना है? 2, तो परिमाप 4 गुना 2 होगा। चारों भुजा का लंबाई परिमाप होता है ना, वर्ग का परिमाप 4a होता है। भुजा 1 है तो परिमाप 4 गुना 1 होगा। 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन हम क्षेत्रफल की बात करें तो यह क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर कितना? 1। तो किसी भी वर्ग के भुजा में परिमाप में विकर्ण का अनुपात सेम होगा, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात कब निकलेगा? जब उसका हम लोग वर्ग करेंगे। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हो, भुजा विकर्ण और परिमाप में से किसी का अनुपात पूछे तो हम उसका कर लेंगे वर्गमूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, बोला है शीर्ष सहित किसी घनाभ के तीनों फलकों का क्षेत्रफल। देखिए घनाभ का 3 फलक होता है, 6 फलक होता है, जिसमें से 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल होता है आपका LB, BH और LH। घनाभ में आपको पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है। घनाभ का कहने का मतलब कि कोई कमरा, तो कमरा का जो फर्श होगा उसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होगा। बाएं तरफ का जो दीवार होगा उसका क्षेत्रफल BH होगा, और जो आमने सामने दीवार होगा उसका क्षेत्रफल LH होता है। तो तीनों दीवार का देखिए, एक दीवार का क्षेत्रफल यानी फर्श का क्षेत्रफल LB, इतना ही छत का भी क्षेत्रफल होगा BH LH। अब आगे देखिए, तो शीर्ष सहित किसी घनाभ के तीनों फलक का क्षेत्रफल। तो जब भी घनाभ के तीनों फलक के क्षेत्रफल की बात करें, इसका मतलब कि एक LB होगा, एक फलक का क्षेत्रफल, दूसरे फलक का BH, तीसरे फलक का क्षेत्रफल LH। दिया कितना है? एक दिया है आपका 25, एक फलक का क्षेत्रफल 32 और तीसरे फलक का क्षेत्रफल भी आपका कितना दे रखा है?
तीसरे फलक का क्षेत्रफल भी आपका दे रखा है 32। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, घनाभ का आयतन क्या होगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन देखे थे। हम समीकरण जो तीनों इक्वेशन दिया गया उसको आपस में गुणा करेंगे। तो LB BH LH को आपस में गुणा करेंगे तो L 2 बार, B 2 बार, H 2 बार, सब 2 2 बार आया है तो यह LBH का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगर बाएं तरफ वाले को हम एक साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, LBH का होल स्क्वायर, L भी 2 बार, B भी 2 बार, H भी 2 बार, तो LBH का होल स्क्वायर। और इस तरफ वाले को भी अगर हम गुना करें आपस में तो क्या होगा, 25 गुना 32 गुना 32, यही तो होगा ना। बाएं तरफ वाले को एक साथ गुना किए हैं तो दाएं तरफ वाला को भी आप एक साथ गुना कर दीजिए, यही तो इक्वेशन का रूल होता है। बाएं तरफ वाले को जोड़ेंगे तो दाएं तरफ वाले को भी जोड़ते, जो आप LHS के साथ करिएगा वही RHS के साथ। अब LBH का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो LBH का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर, अब इसको क्या करेंगे हम रूट अंडर कर देंगे, चूंकि स्क्वायर हटाएंगे बाईं ओर से तो दाईं ओर वाला का रूट हो जाएगा, रूट अंडर 25 गुना 32 गुना 32। अब आप देखो यहाँ पे 2 32 है तो उसमें से एक 32 बाहर निकलेगा, 2 32 में से वर्गमूल करना है ना, तो 2 32 में से एक 32 बाहर और 25 का वर्गमूल कितना 5, तो 32 गुना 5 160। अब यह 160 क्या आया है, यह वैल्यू आया है LBH का, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन, यानी घनाभ का आयतन 160 मीटर क्यूब के रूप में ही होगा, क्योंकि 3 बार गुना करते हैं ना, मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब, आयतन मीटर क्यूब के रूप में होता है, क्षेत्रफल स्क्वायर के रूप में, भुजा परिमाप सब सिर्फ मीटर के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज, आपको पता है कि जो भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें समद्विबाहु त्रिभुज, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 भुजा बराबर होगा, तो यह 2 भुजा बराबर, अगर यह 2 भुजा बराबर होगा तो इन दोनों भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर, इस भुजा के सामने का कोण अगर x है तो इस भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा, x होगा। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर, या इसी बात को हम ऐसे कहेंगे, बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में जो सर्वांगसम कोणों के विपरीत, 2 सर्वांगसम, यहाँ जो नहीं है, 2 सर्वांगसम कोणों के विपरीत भुजा 3x + 3 और 2x + 5 है। देखिए एक सर्वांगसम कोण यानी बराबर कोण के सामने की भुजा इतना है और दूसरा बराबर कोण के सामने की भुजा इतना है। यह 2 भुजा है और दोनों भुजा जो है वह बराबर कोण के सामने की भुजा है, तो बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होगा, बराबर। एक समद्विबाहु त्रिभुज में 2 सर्वांगसम कोणों के विपरीत भुजा इतना और इतना है, तो यह दोनों बराबर कोण के सामने की भुजा है, तो दोनों बराबर होगा, बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब सोल्व करिए, 2x इधर आके 3x में से माइनस होगा तो x बचेगा, और 3 इधर आके 5 में से माइनस करेगा तो 2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि x का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है tan a का वैल्यू √3 + 2 है। अब आगे देखिए हमसे क्या पूछा इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि cot a, तो देखो tan का उल्टा cot होता है ना, tan का उल्टा क्या होता है, cot a होता है, तो cot a का मान कैसे निकालेंगे। अच्छा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यह जो मान है आपका इसको हम 2 + √3 भी लिख दें फिर भी कोई दिक्कत नहीं, √3 + 2 लिखे या 2 + √3 लिखे, दोनों का मतलब तो एक ही होगा ना, प्लस में है तो कोई वैल्यू कहीं भी आए उससे कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम 2 + √3 भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, अब cot a का मान क्या होता है, तो cot a का मान tan a का उल्टा होता है, तो 2 + √3 को उल्टा करेंगे तो 2 - √3 हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर यह कैसे हो गया, तो देखिए 2 + √3 को उल्टा करिएगा तो 1/2 + √3 होगा, और अब आप इसका परिमेयकरण करिए जिस किसी तरीके से आपको आता हो। हमारा देखिए तरीका क्या है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, बट्टा में इस दोनों के वर्गों का अंतर, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, यानी 2 - √3 हो जाएगा। तो 2 + √3 tan a का मान है तो cot a का मान 2 - √3 हो जाएगा, क्योंकि इसका रिवर्स हो जाता है। और जब भी इस तरह का व्यंजक आपको मिले ना तो केवल बीच का चिन्ह बदल दीजिएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। अब हमें tan a, तो tan a की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2 + √3 लिख सकते हैं, माइनस cot a, माइनस करना है cot a, तो cot a का वैल्यू जो भी है उसको माइनस करना है, तो जिसको भी जिस व्यंजक को हम घटाते हैं उसका चिन्ह बदलता है, तो 2 - √3 को √3 माइनस करना है तो -2 + √3 हो जाएगा, यही होगा ना। व्यंजक को जब माइनस करते हैं तो चिन्ह बदलता है, इसको घटाना है तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो 2 प्लस में है तो माइनस में, √3 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करिए, -√2 + √2 कैंसिल, √3 + √3 2√3, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 2√3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला गया है कि एक पेड़ आंधी में टूट गया, पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री का कोण पर टिका हुआ है, उसकी दूरी उसके जड़ से 30 मीटर है, तो उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। देखो टूटा टूटी वाला जब भी क्वेश्चन रहे ना, तो यह जो भुजा जितनी दूरी पर यह जाके गिरेगा, बोला है कि उसकी दूरी जड़ से, जो शीर्ष भाग है उसकी दूरी जड़ से कितना है 30 मीटर, 30 मीटर दूर जाके उसका शीर्ष जड़ से गिरा है, तो पेड़ की ऊंचाई, तो इसी में √3 से गुना कर दीजिएगा तो 30√3 आपका आंसर हो जाएगा। टूटा टूटी वाले क्वेश्चन में यह तो एंगल है, बाकी जो बचेगा उसी में √3 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर इसको बेसिक से बनाएं तो देख लीजिए क्या है। बोला है एक पेड़ आंधी में टूट गया, चलिए हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट से पेड़ टूट गया और ऊपर भी रहा होगा इस तरीके से। अब यह टूट गया, टूटेगा तो इस तरीके से गिरेगा। चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से टूट गया पेड़, अब टूटा है इस पॉइंट से तो ऐसे गिरा होगा। अब यह जो है यहाँ पे इसका जड़ है और यह आपका शीर्ष हो गया, यही तो शीर्ष है ना, शीर्ष आपका यहाँ पे आ चुका है। इस पेड़ का शीर्ष कहाँ पे गिरा है 30 मीटर की दूरी पर, इस यहाँ पे पेड़ का जड़ है, इस पॉइंट से टूटा है और इसका जो शीर्ष है अब यहाँ पे आ गया है जो कि जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है। यह पूरा पेड़ है, जब टूटेगा तो ऐसे ही गिरेगा। तो यह शीर्ष जो पहले ऊपर रहा होगा अब यहाँ पे आ गया। आगे देखिए, अब यह 30 डिग्री के कोण पर, यह कितना डिग्री के कोण पे टिका हुआ है, 30 डिग्री के कोण पे यह टिका हुआ है, 30 डिग्री के कोण पे यह टिका हुआ है। तो बोला है उस पेड़ की ऊंचाई, यानी हमें बताना है उस पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई जरा सोचिए क्या होगा। अगर हम ABC लिखे तो क्या पेड़ की ऊंचाई AB होगा? नहीं सर, AB पॉइंट से तो पेड़ टूटा है, पेड़ का ऊंचाई A से लेकर के B तक और A से लेकर के C तक, यानी पेड़ का ऊंचाई क्या हो जाएगा AB प्लस AC। AB में अगर हम AC ऐड करेंगे तब जा करके पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। इस पॉइंट से पेड़ टूटा है, शेष भाग इधर है, पेड़ की ऊंचाई AB प्लस AC हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, हम लोग जो मेथड यूज करते हैं समझिएगा उसको। एक कोण तो इसमें फिक्स रहता है, हाइट एंड डिस्टेंस में 90 डिग्री, चलो इसको फिक्स कर दो। यह 30 है तो यह कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा यह 60 डिग्री। अब देखिए नियम क्या है, अगर 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप पता है ना, जैसे कि यहाँ पे पता है 30, और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप पूछे तो आप √3 से भाग कर दो। तो 30 में आपको क्या करना है, सिर्फ √3 से भाग करना है। क्या 30 में √3 से भाग लगेगा? लगेगा, क्योंकि 30 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना 30 के लिए, और बट्टा में क्या है √3 है तो √3, इससे यह कैंसिल, यानी क्या बचेगा 10√3। तो 60 डिग्री के सामने का कोण, अगर सामने वाली भुजा का माप पता हो और 30 का पूछे तो √3 से भाग। तो जब √3 से भाग करिएगा तो यह कितना हो जाएगा 10√3। एक रेशियो आप याद रखिएगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। रेशियो यह है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप अगर 1 होगा तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप √3, यानी 30 के सामने का √3 गुना 60, और 60 के सामने का भुजा दे देगा तो √3 से भाग करेंगे तो 30 डिग्री के सामने का भुजा निकल जाएगा, और 30 के सामने का 2 गुना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप। एक कोण तो फिक्स है 30, अब यह 90 है तो बाकी दोनों मिला के आपका 90 होगा, यह 30 है तो यह पक्का 60 होगा। ठीक है, अब आगे, अब देखो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप पता लग गया है, कितना है 30 के सामने 10√3, तो 90 डिग्री के सामने यानी इस भुजा का माप इसका 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। तो इस भुजा का माप 20√3 हो गया। हमें बताना पेड़ की ऊंचाई, यानी 10√3 प्लस 20√3 यानी कि 30√3। तो पेड़ का ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा 30√3। मेन जो यह कॉन्सेप्ट है इसी का हम लोग उपयोग किए हैं। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप पता हो, 60 डिग्री के सामने की भुजा का माप निकालना हो तो हम √3 से गुना करेंगे, और 60 के सामने वाला पता हो, 30 के सामने वाला पूछेगा तो √3 से भाग करेंगे। 30 के सामने पता हो, 90 के सामने निकालना होगा तो 2 गुना कर देंगे। एंगल देखिए यह 90 है तो बाकी दोनों मिला के 90 होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो यह 90 है, यह 30 है तो अगला 60 होगा। यहाँ 60 होता तो यह 30 होता, यहाँ 45 तो यहाँ 45 होता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है 12, 15, 20 और 54 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो इन चारों से पूरा पूरा कट जाए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, गौर से समझिएगा। हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे ऑप्शन से। एक ऐसा ऑप्शन खोजेंगे जो 12 से भी कटे, 15 से भी कटे, 20 से भी कटे और 54 से भी कटे। तो देखो 20 से तो वही संख्या कटेगा जिसके अंतिम में 0 होगा,
20 जिसके भी अंतिम में 0 होगा वह उसी संख्या को काटेगा जिसके अंतिम में 0, जैसे 20 काटेगा 40 तो 40 के भी अंतिम में 0, 20 काटेगा 60 को तो 60 के भी अंतिम में 0। तो जिस ऑप्शन के अंतिम में 0 नहीं है उसको तो पहले आप एलिमिनेट कर लीजिए। तो यह ऑप्शन कभी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, यह भी कभी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह दोनों 20 से नहीं कटेगा और जो 20 से नहीं कटेगा वह कभी हमारा आंसर नहीं होगा। तो दो ऑप्शन को तो हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं, हटा चुके हैं। अब आगे देखिए, अब आगे जो है अब हमें क्या चेक करना है, 12, 15, 54। अब 12 से देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं, 12 से वही कटेगा जो 4 से कटे और 3 से कटे, और 4 से वही कटता है जिसका अंतिम दो अंक 4 से कटे। तो इसका देखिए तो अंतिम दो अंक 4 से कटेगा, इसका अंतिम दो अंक 4 से नहीं कटेगा, तो यह ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं, हटा चुके हैं। तो जो चौथा ऑप्शन होगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यहां देखिए 55 वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य जो है वह वस्तु के रूप में दिया है। तो जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वस्तु के रूप में दे तो उस केस में उल्टा हो जाता है, यानी जो क्रय मूल्य होगा वह विक्रय मूल्य हो जाएगा और जो विक्रय मूल्य होगा वह क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ बोला है 55 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 55 आपका सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, चलिए तो 55 रुपए में वस्तु को बेचा तो 10% का लाभ हुआ, यानी कि यह 110% का मान है। हमें बताना है क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 100% का मान। तो हम कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, बस क्वेश्चन आपका सोल्व। 0 से 0 कैंसिल, 11 से काटेंगे, 11 पंचे 55, 10 पंचे 50, यानी 50 क्या निकला, यह हमारा विक्रय मूल्य था। तो यह हमारा क्या निकल गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या माना गया था, x का वैल्यू आपका आ गया 50। सिंपल सा देखो मेथड यूज करना है, 55 वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के रूप में रहे तो यह हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो 55 विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य निकालना है। 55 में बेचा 10% का लाभ, यानी 55 110% का मान, क्रय मूल्य कितना यानी 100% का मान, बस हमारा आंसर निकल गया। तो 55 वस्तु का विक्रय मूल्य कितने वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होगा, 50 वस्तु के। अब अगले इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से समझिए, 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक व्यापारी को 20% का हानि होता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में कितने चॉकलेट बेचने चाहिए। देखिए कैसे सिंपल इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले रुपए ऊपर लिखिए, 160 रुपए। अच्छा 160 रुपए में कितना बेचा है, 90 चॉकलेट बेचा है। क्लियर, 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। रुपया ऊपर लिखिए, वस्तु नीचे लिखिए। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि इसमें 20% की हानि हुई तो बट्टा में आप 80 लिखिए। 20% की हानि बट्टा में 80, 10% की हानि बट्टा में 90, 30% की हानि बट्टा में 70 लिखेंगे। ओके, यह आपका कितना परसेंट का वैल्यू है, 80% का, तो बट्टा में 80। अब हमें 20% लाभ कमाना है तो ऊपर में कितना लिखेंगे हम, 120। ठीक है, बट्टा में 80 लिखेंगे, चूंकि 80% का मान दिया है और जितने परसेंट का मान निकालना होगा उतना से गुना करेंगे। तो हमें 20% लाभ चाहिए तो 120 ऊपर लिखेंगे। इससे क्या निकलेगा कि 20% लाभ के लिए कितना हमें बेचना पड़ेगा। अब काटिए इसको, 20 से काटेंगे, 20 छके 120 और 20 चौके 80 हो गया। और 0 से 0 कटेगा, 3 से अगर काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर में कितना है, 16। और भी हम इसको काट सकते हैं, 2 से काटिए, 2 चौके 2 8 16 हो जाएगा। तो ऊपर में कितना आया, 8, और नीचे में कितना आया, 3। अब 8 और 3 और इसको काट सकते थे, जहां तक कटा हम काट दिए, छोड़ भी सकते थे। अब देखिए 8/3 आने का मतलब है कि 20% लाभ के लिए 8 रुपया में कितना वस्तु बेचना पड़ेगा, 3। 160 में 90 बेचा तो 20% की हानि हो गई, तो 20% लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 रुपए में 3 वस्तु बेचना पड़ेगा। तो बोला गया कि 96 में कितना, तो 8 को 96 बनाना है तो ऊपर में कितना से गुना करिएगा, 12 में। तो ऊपर में 12 से गुना किए हैं तो नीचे में भी 12 से गुना कर लीजिए। हमें एक चीज पता लग गया कि 8 रुपया में 3 बेचना है तो 96 रुपए में कितना, तो 12 8 96 में 12 तिया 36। ऊपर अगर 96 हो जाएगा तो नीचे में कितना हो जाएगा, 36। यानी कि 96 रुपए में कितना वस्तु बेचना पड़ेगा, 36। यही पूछा गया था कि 96 में कितना वस्तु बेचे, आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का 36। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपए अंकित करता है। चलिए अंकित मूल्य यानी कि MRP कितना हो गया, 320 रुपए हो गया। अब इस पर 10% की छूट देता है, यानी इसके 90% में वस्तु को बेचता होगा। 10% छूट यानी कि इसके 90% में वस्तु को बेचता होगा।
इसके बाद भी उसको 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसके बाद भी 20% का लाभ होता है, यानी कि हम क्रय मूल्य x मान लेंगे, तो क्रय मूल्य के 120% में बेचता होगा तभी तो 20% का लाभ होगा। तो यह भी विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट करके बेच दिया तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर इतना लाभ हो रहा है, यानी यह भी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है, 10% छूट पर बेचता है, यानी इसके 90% में बेचता होगा, यह विक्रय मूल्य हो गया। अब 20% लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, उसके बाद भी 20% का लाभ, तो क्रय मूल्य के 120% में बेचेगा तभी तो 20% का लाभ होगा, और क्रय मूल्य नहीं पता है तो क्रय मूल्य x माने, तो x का 120% विक्रय मूल्य, यह भी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य इसलिए आपस में बराबर। सोल्व करिए, प्रतिशत इधर भी, प्रतिशत इधर भी, जीरो इधर भी, जीरो इधर भी, 3 से काटिएगा 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 से अगर हम इसको काटे 8 चौके 32, 80 गुने 3 इधर बचा 8 तिरिक 24, 240, 240 किसका वैल्यू हो गया? x का, यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 240 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बोला गया है कि रजनीश क्रमशः 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बराबर दूरी तय करता है, तो कुल 32.5 मिनट का समय लगता है, तो कुल दूरी किलोमीटर में कितना? देखो 3 बराबर दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय किया है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे ना कि कुल दूरी यहाँ पे हम मान लेंगे, तो कुल दूरी अगर हम x मानेंगे तो बराबर बराबर करेंगे तो x/3 हो जाएगा, इसलिए कुल दूरी हम 3x किलोमीटर मान लिए। अब कुल दूरी 3x किलोमीटर माने हैं तो इसका लाभ क्या मिलेगा? इसको 3 भाग में बांटना है, तो पहला दूरी क्या होगा? x, और इस दूरी को 6 के चाल से तो दूरी बट्टा चाल इतना समय लगेगा। अगला फिर दूरी x होगा, इस दूरी को 4 के चाल से तो दूरी बट्टा चाल समय होगा। तीसरा दूरी भी x, इसको तय करता है 8 के चाल से, दूरी बट्टा चाल समय होगा। कुल मिला के यही समय लगेगा, जबकि इसको समय लगता है 32.5 मिनट, यह मिनट के रूप में है, इसमें हम 60 से भाग कर लेंगे, चूंकि बाकी सब किलोमीटर, यह भी किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में है, तो जो मिनट के रूप में उसमें भी 60 से भाग करेंगे, वह भी आपका आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय मिनट के रूप में है, तो यहाँ भी हम 60 से भाग कर लिए। अब देखो दूरी x के जगह 3x मानने का लाभ यह हुआ कि भिन्न नहीं बना। दूसरा चीज, अगर कुल दूरी पूछेगा तो हमारा आंसर 3x हो जाएगा, जो x का वैल्यू होगा बस वो आंसर नहीं होगा, 3x का वैल्यू होगा वो आंसर होगा, चूंकि कुल दूरी हम 3x माने हैं। अब आप इसको सोल्व करिए, 6, 4 और 8 का एलसीएम 24 होगा। अब 6 चौके 24 तो 4x, 4 छक्के 24 तो 6x, और 8 तिरिक 24 तो 3x बराबर। इस तरफ देखिए पॉइंट हटाइएगा, नीचे में एक जीरो होगा। 5 से काटिए इसको, 5 से इसको काटिए, तो 5 से काटिएगा तो 5 छक्के 30 और 5 25 65 हो जाएगा। 5 से अगर इसको काटिएगा तो 12 5 60 120 हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो 13 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो यह आपका 24 हो जाएगा। यानी कि ऊपर में क्या है 13, नीचे में क्या है 24, यही तो होगा ना इसका वैल्यू। अब नीचे से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो 24 से 24 गया, ऊपर वाले को ऐड करिए, 4 6 10 3 13x का वैल्यू कितना आ गया आपका 13। तो x का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 आया तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 3 गुने 1 यानी कि 3 किलोमीटर, अतः कुल दूरी बराबर आपका हो जाएगा 3 किलोमीटर। x का वैल्यू 1 आया तो जो x का वैल्यू है वह आंसर नहीं होगा, 3x का वैल्यू, तो जब x का वैल्यू 1 है तो 3x का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3 किलोमीटर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि रेल के एक पटरी के बगल में खड़े 2 विद्युत खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। 2 खंभा के बीच की दूरी कितना मीटर है 50 मीटर। एक यात्री इन खंभों को गिनता है और गिनता जाता है, तो 4 घंटे में कितने खंभों को गिनेगा यदि रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए रेलगाड़ी का चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है ना। तो सबसे पहले आप यह निकालो कि 4 घंटे में यह कितना दूरी तय करेगा, तो गुना 4 गुना समय, 4 घंटा में यही दूरी तय करेगा। अब 4 घंटा में इसके द्वारा तय दूरी देखिए कितना हो जाएगा 45 गुने 4 यानी 180 किलोमीटर। अब 180 किलोमीटर है, इसमें 1000 से गुना करेंगे तो 180 गुने 1000 मीटर, इतना दूरी तय कर लेगा 4 घंटे में। 180 45 गुने 4 180 किलोमीटर, 180 में अगर हम 1000 से गुना कर देंगे तो इससे क्या निकलेगा मीटर के रूप में निकल जाएगा कि कुल कितना दूरी तय करेगा मीटर में। अब यह जो है ना कितना जीरो हो जाएगा इसके ऊपर 3 और 1 4, इतना मीटर का दूरी यह तय कर लेगा, या फिर इसको इसी फॉर्म में रहने दीजिए ना, कुल इतना मीटर का यह दूरी तय कर लेगा 4 घंटे में। अब हमसे यह पूछा है कि कितना खंभा यह गिन पाएगा, तो 50 मीटर की दूरी पर एक खंभा है, तो इतनी दूरी में कितना खंभा, तो इतना बट्टा 50,
50 मीटर में एक खंभा है तो कुल इतनी दूरी में कितना खंभा, तो इतना बटा 50 करेंगे, इससे निकल जाएगा कुल कितना खंभा यह गिनेगा। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से अगर हम इसको काट ले, 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 छक्के 30, 3600, यानी कि 3600 खंभा यह गिन लेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में एक अलग से हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 50 मीटर पर एक खंभा बोला है ना, तो शुरू में एक पहला होगा। अगर 50 मीटर का गैप हम देते हैं तो 50 मीटर बाद एक खंभा और शुरू वाला एक खंभा, यानी 50 मीटर पर ही कितना खंभा, 2 खंभा हो जाएगा, देख लीजिए है ना। 50-50 यानी 100 मीटर में कितना खंभा, तो 50 एक, फिर 50 2 और एक शुरू वाला, तो एक हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो 3600 कुल खंभा प्लस एक, यानी कुल मिला के 3601 खंभा यह गिन पाएगा। कुल इतनी दूरी तय करेगा, इतनी दूरी, इतना मीटर दूरी तय करेगा। 50 मीटर में एक खंभा, तो इतना मीटर में कितना खंभा, इतना बटा 50, 3600 खंभा प्लस 1 हम अलग से ऐड करेंगे, शुरू वाला एक खंभा, तो 3601 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एस से क्वेश्चन है, रोशन और सोहन की आयु में 4:3 का, रोशन और सोहन की आयु में 4:3 का अनुपात, देखो यह दिया नहीं है कब का, तो वर्तमान आयु का ही अनुपात होगा। 9 वर्ष के बाद रोशन 33 वर्ष का, रोशन जो है वह 33 वर्ष का हो जाएगा 9 साल बाद, तो अभी कितना साल का होगा, 33 - 9 यानी 24 साल का, तो रोशन तो अभी 24 साल का ही होगा। 9 साल बाद यह 33 साल का होगा, तो अभी कितने साल का होगा, 24 साल का, तो रोशन अभी 24 साल का है। यहाँ पे रोशन 4 साल का, इसको 24 साल का बनाइए, कितना से गुना, 6 से, तो रोशन अगर अभी 24 साल का है तो सोहन अभी 6 × 18 साल का हो जाएगा। यही पूछा था कि सोहन की वर्तमान आयु क्या होगी, आंसर हो जाएगा हमारा 18 वर्ष। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, रोशन 33 साल का कब होगा, 9 साल बाद, तो अभी कितना साल का, 24 साल का, तो रोशन के अभी का आयु 24, 4 है, 4 को 24 बनाने के लिए 6 से गुना, जिससे भी गुना करेंगे दोनों में यह 24 होगा, तो यह कितना हो जाएगा, 18। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला गया है जब x² + kx - 6 को x + 3 से विभाजित किया जा सकता है तो k का मान क्या होगा। मतलब यह व्यंजक इससे पूरा कट रहा है, तो जिससे पूरा कटता है उतना बराबर हम लोग मानते हैं 0। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, -3 आ गया, इस वैल्यू को इसमें बस पुट करिए, तो x के जगह -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस k × x के जगह -3 -6 और बराबर क्या हो जाएगा, 0 है ना। जिससे भी भाग देना होता है उतना बराबर 0 लिखते हैं, वहाँ से जो x का मान आता है इसमें डालते हैं तो शेष निकल जाता है, और चूंकि यह पूरा कटेगा तो इसका शेष क्या होगा, 0। तो जब भी k का p का वैल्यू पूछे तो इसके बराबर में भी आप कर लीजिएगा 0, जितना से भाग देना होगा उतना बराबर भी कर लीजिएगा 0। चूंकि जब तक यह इक्वेशन नहीं बनेगा k का मान आप नहीं निकाल सकते हैं, तो इसके बराबर में भी 0 कर लीजिएगा। अब यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, k से -3 में गुना करेंगे तो -3k हो जाएगा, -6 बराबर 0 हो जाएगा। 9 में से 6 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 3, तो 3 बराबर -3k है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो 3k हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, एक बार में 1 बराबर k, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, यानी आंसर हो गया हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प सी। तो इस तरीके से हम लोग आज के सेट को किए हैं कंप्लीट। वापस आज तो इतना ही हम लोग देखेंगे, वापस मुलाकात होगी अगले दिन नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।